दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण पाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिन रात पसीना बहा रहे हैं। लगभग हर विपक्षी पार्टी के दरवाजे पर जाकर वे माथा टेक रहे हैं, लेकिन बात तो बनी नहीं। इस भीषण गर्मी के मौसम में रैली भी कर ली, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा ही रहा। वजह ये कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी के पास पूरा समर्थन है और अध्यादेश को कानून बनाने से लेकर केजरीवाल इसे रोक नहीं पाएंगे। सूत्रों ने दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित करने के बाद किया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे पास अध्यादेश पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। लोकसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, हालांकि राज्यसभा में इसके पास बहुमत नहीं है। फिर भी ये अब तक अपने विधायी एजेंडे को पारित कराने के लिए उच्च सदन में क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में सफल रही है। इससे पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केजरीवाल के प्रयासों पर कहा था कि वह विपक्ष के नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की रैली और विभिन्न शहरों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक से पता चलता है कि वह अपने नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्र का अध्यादेश लागू होने के बाद से सियासी भूचाल की स्थिति है। खासकर अध्यादेश ने आम आदमी पार्टी की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि बिना ट्रांसफर पोस्टिंग पर कब्जा जमाए अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के घोटालों पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे और एक एक कर हर घोटाले की आंच आम आदमी पार्टी को तपाएगी, जिससे केजरीवाल इस कदर घिर जाएंगे कि वो खुद को भी न बचा पाएंगे। दिल्ली में अध्यादेश के सियासी असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक विपक्षी दलों को तवज्जो नहीं देने वाले अरविंद केजरीवाल 19 मई के बाद से लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अध्यादेश के खिलाफ मुहिम में उन्हें अभी तक वो सफलता नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उन्हें मोदी विरोधी दलों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार मोदी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब तक इस काम में उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस चक्कर में बिहार में उनके गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। हालांकि इस बात की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण हिंदुस्तान आवामी पार्टी को नहीं दिया। जीतन राम मांझी इस बात से काफी आहत थे। संतोष सुमन बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। हालांकि उनके इस्तीफे और जीतन राम मांझी के समर्थन वापस ले लेने से महागठबंधन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन के टूटने से विपक्षी एकता की मुहिम पर ही सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार अपने गठबंधन को चला नहीं पाए तो वे पूरे देश के विपक्ष को एकजुट कैसे कर पाएंगे। इस्तीफे के बाद जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने बड़ा सियासी विस्फोट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से जेडीयू में पार्टी के विलय की सलाह दी जा रही थी। इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। बिहार में लोकसभा की 5 सीटों की मांग करने वाले जीतनराम मांझी ने साफ कर दिया कि वह एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतनराम मांझी जेडीयू से अलग होकर बीजेपी को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। संतोष कुमार मांझी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की डिमांड की थी। इसके बाद जीतनराम मांझी ने कहा था कि वह बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को कहा था कि वे अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर दें। संतोष मांझी ने ये इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंपा है। सूत्र बताते हैं कि संतोष मांझी जब विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने की सलाह दी थी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी कई बार कई तरह की बातें करते हैं। जीतनराम मांझी 2015 में भी कई तरह की बातें करते कहीं और गए थे, फिर लौटकर दोबारा हमारे साथ आए। नीतीश कुमार ने ही मांझी को राजनीतिक रूप से स्थापित किया। अब मांझी उसी जमात में जाना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव अब कुछ महीने की दूरी पर है। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, मतलब साफ है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा क्लब सक्रिय होने की तैयारी में है। ऐसे में ट्विटर के
पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारत ने कंपनी पर दबाव बनाया। केंद्र सरकार ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया। जैक डॉर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार ने उनसे उन हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था जो 2020-21 में चले किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पत्रकारों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। किसान आंदोलन के वक्त एक टूलकिट सामने आया था जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। लोकसभा चुनाव के पहले जैक डॉर्सी के आरोप का कनेक्शन साफ है, वजह बयान देने की टाइमिंग है। इसी वजह से जैक डॉर्सी के इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस से लेकर कपिल सिब्बल तक कूद फांद करने लगे। कपिल सिब्बल ने तो जैक डॉर्सी को सत्यवादी का खिताब तक दे डाला। जैक डॉर्सी ने कहा कि भारत से उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई निवेदन आए थे, खासकर उन पत्रकारों के लिए जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ इस तरह धमकी दी गई जैसे भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक देश बताकर तंज कसा। जैक डॉर्सी ने कहा कि ट्विटर के अधिकारियों पर छापेमारी की धमकी दी गई और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस पार्टी जमकर जैक डॉर्सी के बयान को मुद्दा बना रही है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीवास तक सभी ने मोदी सरकार पर इस बयान को आधार बनाकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन दावों को झूठा बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि ट्विटर की करतूतों का इतिहास छिपाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जैक डॉर्सी के अंतर्गत ट्विटर और उसकी टीम ने बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि ट्विटर के किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारतीय कानून की कोई इज्जत हो ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जहां संचालित होने वाली कंपनीज को यहां के नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2021 के किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी झूठी खबरें शेयर की गईं, जैसे नरसंहार की बात। ये सब झूठ था। भारत सरकार सजग थी क्योंकि इससे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जब अमेरिका में ऐसी घटनाएं हुई, जब जैक डॉर्सी के ट्विटर ने अपने आप भ्रामक सूचनाएं हटाईं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैक डॉर्सी ने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये झूठ है। जैक डॉर्सी झूठ क्यों बोलेंगे? जैक डॉर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैक डॉर्सी न बीजेपी के खिलाफ हैं, न सरकार के खिलाफ। ट्विटर किसी के खिलाफ क्यों होगा? वो व्यापार कर रहे हैं। हाँ, दूसरों के लिए झूठ बोलने की कई जरूरी वजह हो सकती हैं, क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उनके साथ वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। कोई अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। सिब्बल ने आगे कहा कि ये बहुत गंभीर आरोप हैं। जब जैक डॉर्सी ट्विटर में थे तो उन्होंने देश की संप्रभुता को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये हमारी सरकार का कर्तव्य था कि ट्विटर अगर देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसे बंद करते। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट वॉच ने स्क्रीनिंग का ऐलान करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि लोगों को ये पता चले कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया था। मोदी सरकार की ओर से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को एजेंडा आधारित प्रोपेगेंडा बताया गया था और देश में बैन कर दिया गया था। मोदी सरकार की ओर से कहा गया था कि जब देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया है तो ये सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही कहा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से यूट्यूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री के वीडियो से जुड़े लिंक हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटीज के प्रशासन को इसकी स्क्रीनिंग की इजाजत न देने के आदेश दिए गए थे। हालांकि बैन के बावजूद छात्र संगठनों और सियासी दलों ने इसका प्रदर्शन किया। पीएम मोदी 21 जून से लेकर 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी यूएस की संसद के जॉइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे। वो ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार यूएस की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृषि नीतियों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का बयान सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। अब बीजेपी ने भी सबसे पहले कांग्रेस को अपने रडार पर लिया।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी की दाल में कांग्रेस का मसाला है। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो वहां पर खिचड़ी पकाई, अब उसे ही परोसा जा रहा है। कपिल मिश्रा के आरोपों में दम है, क्योंकि अमेरिका में राहुल गांधी के साथ बैठक करने वालों में जॉर्ज सोरेस के लिए काम करने वाली एक महिला भी थी। भारत के लिए जॉर्ज सोरेस का क्या प्लान है, ये बताने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि कपिल मिश्रा ने कहा कि काश जैक डॉर्सी जो बोल रहे हैं वो सच होता। अगर ऐसा होता तो फ्रॉड आंदोलनकारी गैंग बार बार ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जैक ने इस्लामिक जिहादी लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने उसकी और उनके साथियों की जगह जेल में होनी चाहिए कहा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक दिन पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ इंडिया में हुए फार्मर प्रोटेस्ट के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा था। भारत सरकार की ओर से उन पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर को इंडिया में बंद करने की भी चेतावनी दी गई थी। जैक डॉर्सी के बयान के बाद राकेश टिकैत से लेकर केजरीवाल तक और कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक हल्ला मचाने लगे। लेकिन केंद्र का साफ कहना है कि जैक डॉर्सी के समय में ट्विटर कई नियमों को मान ही नहीं रहा था। ऐसे में उनके साथ तनातनी चल रही थी और इस पूरे विवाद की एक नहीं कई परतें हैं, जिसकी शुरुआत साल 2021 में उस समय हो गई थी जब देश में 3 कृषि कानून लाने की बात हुई थी और उस वजह से एक आंदोलन सड़कों पर शुरू हो गया था। हुआ ये था कि जिस समय देश में कृषि कानून लाए गए थे, उस दौरान फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक नई गाइडलाइन इशू की थी। उस गाइडलाइन में कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कुछ पब्लिश किया जाएगा, उसकी सीधी जिम्मेदारी उस कंपनी को ही लेनी पड़ेगी जहां से उस कंटेंट को शेयर किया गया। ये भी कहा गया था कि 3 महीने के अंदर सभी कंपनीज को इन गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। फेसबुक से लेकर गूगल तक सभी कंपनीज इसके लिए राजी हो गई, लेकिन ट्विटर तैयार नहीं था। उसका ये साफ कहना था कि इस प्रकार के नियमों से अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। इसके ऊपर उस समय बीजेपी नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया वाली कैटेगरी में डाल दिया था। पात्रा का ट्वीट उस टूलकिट को लेकर जिसे किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था, लेकिन ट्विटर को उससे आपत्ति हो गई। विवाद आईटी नियमों को लेकर चल रहा था, लेकिन इस नए विवाद केस को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। दिल्ली पुलिस 24 मई को सीधा भारत के ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंच गई और उससे पूछा गया कि ट्वीट को उस कैटेगरी में क्यों डाला गया। कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और ट्विटर ने उस ट्वीट से वो वाला लेबल हटाने से भी मना कर दिया। इसके बाद ट्विटर विवाद में नया मोड़ 26 मई को आया, जब केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों का ऐलान कर दिया। ट्विटर ने क्योंकि इन्हें मानने से ही मना कर दिया, ऐसे में मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक आ गया। कहा जिसने 2 टूक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियम मानने की बात कह दी, तब तो ट्विटर ने ये कहकर विवाद ठंडा कर दिया कि नियमों के हिसाब से ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार को नियत पर शक रहा और बाद में आरोप भी लगा कि ट्विटर ने किसी भी नियम को नहीं माना। तब सरकार ने कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।